किसी चाय की दुकान पर, तो कभी किसी ढाबे पर, तो कभी किसी ईंट भट्टे पर छोटू या रामू नाम का बच्चा काम करता हुआ दिख ही जाता है। बचपन खेलकूद या पढ़ाई लिखाई में गुजरना चाहिए। बच्चों के जीवन को श्रमिक रूप में बदल देना ही बाल श्रम कहलाता है। तो आइए, आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर जीवन कुमार। तो आइए जानते हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय। जी, मैं डॉक्टर जीवन कुमार मंगलायतन विश्वविद्यालय के आर्ट संकाय में मैं समाजशास्त्र में प्रवक्ता हूँ। और ये जो आपने जो आज जो समस्या को रखा है, बाल श्रमिक, ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है। और इसके विषय में मैंने काफ़ी पहले से आगरा विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने इनको अध्ययन किया है। और इसमें चूँकि जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं, चाहे वो फिरोज़ाबाद है, चाहे कानपुर है, चाहे अलीगढ़ है, चाहे वो मुरादाबाद है, इन सभी विषयों पर बहुत सारी कार्यशालाएँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई हैं, जिनको मैंने स्वयं किया है। मैं उनका इन्वेस्टिगेटर भी रहा हूँ। तो आप इसके विषय में क्या पूछना चाहती हैं, उन सभी बिंदुओं पर मैं अपने विचार रखूँगा। तो सर, आप बाल श्रम से क्या समझते हैं? आपकी नज़र में बाल श्रम कितना सही और गलत है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाल श्रम क्या है। और चूँकि बाल श्रम एक गंभीर समस्या है, तो जो बच्चे 14 वर्ष की आयु से कम के हैं और विभिन्न प्रकार के जो संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं, उनको हम बाल श्रमिक कहते हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है। चाहे वो होटल है, चाहे ढाबा है, चाहे रेस्टोरेंट है, ईंट के भट्टे हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, चैन के कारखाने हैं, ताले के कारखाने हैं, इनमें जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य करते हैं, उनको बाल श्रमिक की कैटेगरी में रखा जाता है। जहां आपका प्रश्न है सही और गलत का, तो ये एक गंभीर समस्या है। और जो बच्चा बाल श्रमिक में कार्य करता है या इसमें इन्वॉल्व है, तो उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसके विषय में जब तक हम पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं, तब तक हम उसको सही और गलत नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ गलत का प्रश्न है, बाल श्रमिक चूँकि जो बच्चों की उम्र है, बच्चों की पढ़ने की उम्र है, उनको विद्यालय जाने की उम्र है, उनकी खेलने की उम्र है, ऐसी उम्र में जब वो लोग कारखानों में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके बचपन को छीना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो एक गंभीर समस्या हमारे समाज के सामने बिल्कुल ज्वलंत समस्या है। क्या बाल श्रम में लिंग भेद देखने को मिलता है? मेरा मतलब है कि लड़के अधिक मिलते हैं या फिर लड़कियां? लिंग भेद का जहाँ प्रश्न है, लड़के भी बाल श्रमिक होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि जो लड़के हैं वो अपने जीवन यापन के लिए या अपने परिवार के जीवन यापन के लिए बाल श्रमिक बनते हैं। लेकिन जहाँ लड़कियों का प्रश्न है, तो लड़कियों के विषय में ये धारणा है कि हम इनकी शादी कर दें, इनके परिवार को इनको भेज दें। तो ऐसी अवस्था में लिंग भेद का जहाँ प्रश्न है, तो लड़कियों का एक दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती है। लड़के जहाँ बाल श्रमिक बनते हैं, वहीं लड़कियों की छोटी उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं, बाल विवाह का शिकार होती हैं। तो इसमें निश्चित रूप से चाहे वो बाल विवाह है, चाहे बाल श्रमिक की समस्याएं हैं, ये दोनों ही लिंग भेद पर आधारित हैं। और लड़कियां भी इसका शिकार होती हैं, भले ही वो किसी भी तरह का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करती हैं, रेस्टोरेंट में काम नहीं करती हैं, चाय की दुकान पे काम नहीं करती हैं, लेकिन ये समस्या आगे बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती है। और वो निश्चित रूप से छोटी उम्र में उनकी शादी करके परिवार के सदस्य इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। क्या परिस्थिति होती है जिससे बच्चे बाल श्रम बनने में मजबूर होते हैं? जी, ये एक गंभीर समस्या है। इसके विषय में काफ़ी अध्ययन हुए हैं, सामाजिक अध्ययन हो रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की, चाहे वो पारिवारिक समस्या है, चाहे वो आर्थिक समस्या है, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। अब इसके लिए विस्तृत जो अध्ययन हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, उनके पिता
किस प्रकार की पृष्ठभूमि से हैं, या वो कार्य नहीं करते हैं, क्या उनके अंदर मद्यपान की ऐसी आदतें आती हैं, क्या वो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके कारण घर की जो आजीविका चलाने की बात है, परिवार को चलाने की बात है, वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आ जाती है, और परिवार को पालने के लिए वो स्वयं कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आर्थिक समस्या को हम ले सकते हैं, पारिवारिक समस्या जहाँ माँ बाप के बीच में झगड़े होते हैं, तो बच्चे पढ़ाई न करके वो बाल श्रमिक की तरफ, बाल श्रमिक का कार्य करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के जहाँ देखा जाए, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्याएं हैं, परिवार का अच्छा माहौल ना होना, संस्कार युक्त माहौल ना होना, ये सारी समस्याएं बच्चों के ऊपर, बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और वो निश्चित रूप से अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो बाल श्रमिक का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। बाल श्रमिक स्थितियों को सुधारने के लिए क्या कानून बना है? जी, बाल श्रमिक के लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सरकार ने इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया कि किन किन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य करते हैं, तो इन्होंने इसको प्रतिबंधित करके कारखाने मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, या जहाँ जिस सेक्टर में वो काम करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना प्रारंभ किया। मैं इनके आर्टिकल के विषय में भी बताऊंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह के केवल कानूनी प्रयोग से यदि किसी होटल में या किसी कारखाने में वो कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ FIR पंजीकृत करने से काम नहीं चलेगा, सरकार ने इनके रिहेबिलिटेशन का भी काम किया। जिस कारखाने में काम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे किया जाए। चूँकि मुख्य रूप से जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, शिक्षा से वंचित हैं, वो क्या करेंगे, वो बाल श्रमिक बन जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले हम इनको शिक्षित करते हैं, और शिक्षित होने के बाद साथ साथ इनको कार्य के रूप में भी इनको किस तरह का कार्य भी दिया जाए। चूँकि इनकी मुख्य समस्या बाल श्रमिक नहीं है, इनकी मुख्य समस्या अपने परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए। तो इनके शिक्षा के साथ साथ इनके कार्य के लिए भी सरकार ने प्रबंध किया। सबसे पहले हम कहें कि 1986 में सरकार ने बाल श्रमिक कानून बनाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये केवल कानून इतना ही काफ़ी नहीं है कि कारखाने मालिक, रेस्टोरेंट मालिक या अन्य जिन स्थानों पर वो कार्य करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इसको ख़त्म किया जाए, उन्होंने कहा कि नए कानून बनाए। 2016 में नया कानून बना, 2019 में नया कानून बना, और उसमें ये प्रावधान किया गया कि जितने भी बाल श्रमिक हैं उनको बाल श्रमिक से मुक्त करा के इनको शिक्षा दिलाई जाए, और शिक्षा के साथ साथ इनको कुछ इस प्रकार का कार्य दिया जाए जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें। हम भारत की बात करें तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब हम दूसरे पड़ोसी देश की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, आज वो विकसित राष्ट्र है, वहाँ पर बाल श्रमिक नाम का इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति पहले काम करता है, फिर उसके बाद अन्य कामों को करता है, तो वहाँ बाल श्रमिक चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, उनके सबका जो वर्क है, लेबर ऑफ डिवीज़न जो है उनका, वो उम्र के हिसाब से सभी को कार्यों का विभाजन किया गया है। तो इस तरह से जो बाल श्रमिक है उनको शिक्षा का प्रबंध सरकार ने किया है, और शिक्षा के साथ साथ उनको कार्य भी दिया है जिससे कि उनको पैसा भी मिले और उनके परिवार की स्थिति भी सुदृढ़ हो। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ व्यवस्थाओं या कानून से कुछ समाधान अभी भी आ पाया है या नहीं? जी, मैं इसके विषय में कहना चाहूँगा, चूँकि हमारे यहाँ जो कानून है वो दो प्रकार के कानून हैं, एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक है। जहाँ हम औपचारिक कानून की बात करते हैं तो आज के समाज में केवल औपचारिक कानून ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें अनौपचारिक कानूनों की भी आवश्यकता है। सर, ये कानून काफ़ी है या फिर इसके अलावा कोई और भी कानून बनना चाहिए? जी, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ कानून का प्रश्न है, मुख्य रूप से दो प्रकार के कानून होते हैं, एक संवैधानिक कानून और एक सामाजिक कानून। इनको हम एक सही भाषा में कहना चाहें तो एक औपचारिक और एक अनौपचारिक कानून है।
औपचारिक कानून वो हैं जो संवैधानिक हैं, जो संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं, और अनौपचारिक कानून वो हैं जो हमारा समाज बनाता है, हमारा परिवार बनाता है। केवल औपचारिक कानून अपनी औपचारिकताएं पूरी करता है, और आज तक जितने भी कानून प्रयोग में लाए गए हैं बाल श्रम को समाप्त करने के लिए, वो औपचारिक कानून है। लेकिन ये देखा गया, चूँकि इनके द्वारा ये बाल श्रम दूर नहीं हुआ, तो बहुत प्रकार के अनौपचारिक प्रयोग भी किए गए, और इसके लिए बहुत सारे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आए, और इन्होंने इनके रिहेबिलिटेशन के लिए अलग अलग विद्यालय खोले हैं। जहाँ बाल श्रमिक विद्यालय अलीगढ़ में बहुत सारे खुले हैं, मुरादाबाद में भी हैं, आपका फिरोज़ाबाद है, कानपुर है। चूँकि ये बड़े औद्योगिक शहर हैं, और इसके साथ साथ जो सरकारी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने उनके परिवार तक पहुंचने का कार्य किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केवल सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक कानून भी बनने चाहिए, और परिवारों को आगे आने चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाएं उनको आगे आना चाहिए, और तब जाकर के हम इस बाल श्रमिक की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। सर, आपने सामाजिक की बात कही, तो हाँ, मैं इसमें आपके साथ हूँ, क्योंकि कुछ समस्याएं हमें समाज को भी समझनी चाहिए और उसमें सहयोग देना चाहिए। तो आपके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।